ये एक बहुत ही अजीब सी लेकिन बहुत ही आम घटना है। मतलब मैंने अक्सर ध्यान दिया है कि जब भी कोई इंसान अपने सारे काम खत्म करके रविवार की शाम को आराम से बैठता है, हाँ, सोफे पर बिल्कुल रिलैक्स होकर, बिल्कुल सोफे पर बिना कुछ किए, बाहर सब कुछ एकदम शांत होता है, कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अंदर दिमाग में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। एकदम सही का, वो ओवरथिंकिंग वाला लूप शुरू हो जाता है। वही तो, मतलब कभी 3 साल पुरानी कोई गलती याद आने लगेगी, या फिर अचानक से अगले हफ्ते की किसी मीटिंग का डर सताने लगेगा। सोचने वाली बात यह है कि जब शरीर को आराम मिल रहा है तो दिमाग उस खालीपन को किसी न किसी दुख या तनाव से क्यों भर देता है? देखिए, इस सवाल को जवाब ना हमारे मानव विकास यानी इवोल्यूशन और हमारी मानसिक संरचना की बहुत गहरी परतों में छिपा है। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग मूल रूप से शांति का आनंद लेने के लिए विकसित नहीं हुआ है। इसका मेन काम है हमें जिंदा रखना है, और जिंदा रहने की इस जद्दोजहद में ये अक्सर समय के साथ एक बहुत ही जटिल खेल खेलता है। समय के साथ मतलब पास्ट और फ्यूचर के साथ? बिल्कुल, ये लगातार या तो बीते हुए कल में जाके खतरे ढूंढता है या फिर आने वाले कल की अनिश्चितताओं से मतलब अनसर्टेनिटी से बचने की तैयारी करता है। और इसी मनोवैज्ञानिक पहेली को सुलझाना आज की हमारी इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य है। जी। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए जो स्रोत है, द गीता विजडम ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। हम ये कोई बहुत भारी भरकम या सैकड़ों पन्नों का दस्तावेज नहीं है। हाँ, ये बहुत ही छोटा सा सोर्स है। बिल्कुल, ये सिर्फ 3 वाक्यों का, 3 छोटी लाइंस का एक बहुत ही संक्षिप्त संग्रह है। लेकिन इन 3 छोटी पंक्तियों में इंसान के समय और उसकी खुशी के बीच के उस जटिल रिश्ते को डिकोड किया गया है, जिसे समझने में अक्सर पूरी जिंदगी लग जाती है। सही बात है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये स्रोत सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं कर रहा है, बल्कि ये सीधे तौर पर आधुनिक तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस की भाषा बोल रहा है। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है। मतलब अक्सर लोग प्राचीन ज्ञान या दर्शन को आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल अलग करके देखते हैं। हाँ, लोगों को लगता है वो सिर्फ फिलॉसफी है। एग्जैक्टली। लेकिन जब हम इस स्रोत की गहराई में उतरेंगे तो ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि ये 3 पंक्तियां असल में एक दर्पण है, एक आईना जो हमें हमारा ही दिमाग दिखाता है। बिल्कुल, एक ऐसा आईना जो हमें हमारे ही दिमाग के काम करने का तरीका दिखाता है। हम ये समझेंगे कि इंसान का दिमाग समय की यात्रा यानी टाइम ट्रेवल कैसे करता है और कैसे ये यात्रा अक्सर हमारी अपनी मानसिक शांति की कीमत पर होती है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब इंसान खुशी की तलाश करता है तो उसकी पहली स्वाभाविक प्रवृत्ति पीछे मुड़कर देखने की होती है। हाँ, पास्ट में। लेकिन स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट और बिना किसी लाग लपेट के एक निष्कर्ष सामने रखता है। पहली लाइन है, भूतकाल, पछतावा और दुख है। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ये, है ना? ये एक बहुत ही निरपेक्ष बात है। इसे देखकर मुझे वो पुराना वो रियर व्यू मिरर वाला उदाहरण काफी कमजोर लगने लगता है कि इंसान पीछे देखते हुए गाड़ी चला रहा है। हाँ, वो बहुत खिसा पिटा सा लगता है यहाँ। इसके बजाय मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म डायरेक्टर अपनी ही उस फिल्म को दोबारा एडिट करने की कोशिश कर रहा हो जो हफ्तों पहले सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अरे वाह, ये उपमा बहुत सटीक है। मतलब वो स्क्रीन पर देखकर परेशान हो रहा है कि काश मैंने सीन यहाँ से काट दिया होता, लेकिन अब वो उस रील को छू भी नहीं सकता। बिल्कुल, रिलीज हो चुकी फिल्म को एडिट करने की कोशिश करना, यही वो सटीक मनोवैज्ञानिक घर्षण है जो दुख पैदा करता है। देखिए, जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, यानी समस्या सुलझाने वाली मशीन। एग्जैक्टली। जब दिमाग भूतकाल की किसी घटना की ओर जाता है तो वो वहाँ सिर्फ एक दर्शक की तरह बैठकर पुरानी यादों का आनंद नहीं लेता, वो एक इंजीनियर की तरह वहाँ जाता है। ओह, मतलब वो वहाँ भी काम करने जाता है। हाँ, वो गलतियों को पकड़ता है और उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जिसका काम चीजों को सुधारना है। लेकिन समस्या ये है कि वो एक ऐसी चीज को सुधारने की कोशिश कर रहा है जो अब भौतिक रूप से मतलब फिजिकली मौजूद ही नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे रात के 2 बजे बिस्तर पर लेटे हुए अचानक याद आना कि मैंने 3 दिन पहले अपने बॉस को भेजे गए ईमेल में वो बात कितनी गलत तरीके से लिखी थी। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। अब वो ईमेल जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन दिमाग पूरी रात उस एक लाइन को अलग अलग तरीके से दोबारा लिखने में लगा रहता है। और यही वो तंत्र है जिसे मनोविज्ञान में रूमिनेशन कहा जाता है, निरंतर चिंतन। रूमिनेशन? अच्छा। दिमाग एक ही जानकारी को बार बार प्रोसेस करता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार परिणाम कुछ अलग हो जाए। लेकिन परिणाम तो बदल ही नहीं सकता ना, समय तो एक ही दिशा में चलता है। वही तो। और जब ये समस्या सुलझाने वाली मशीन बार बार एक असंभव पहेली से टकराकर हारती है तो वो जो हताशा और बेबसी पैदा होती है वही पछतावा है। समझ गया। स्रोत ने भूतकाल को दुख इसलिए कहा है क्योंकि भूतकाल में रहने का मतलब है अपनी मानसिक ऊर्जा को एक ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करना जिसका दिवालिया होना तय है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब हम अपनी ऊर्जा को एक ब्लैक होल में डाल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इंसान का दिमाग ये समझ जाए कि रिलीज हो चुकी फिल्म को दोबारा एडिट नहीं किया जा सकता तो उसकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी? वो फ्यूचर की तरफ भागेगा। हाँ, वो अपनी कुर्सी से उठेगा और अगली फिल्म की तैयारी में लग जाएगा। अगर भूतकाल एक बंद दरवाजा है तो इंसान स्वाभाविक रूप से भविष्य की तरफ भागेगा कि जो कल हुआ सो हुआ, अब मैं आने वाले कल को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लूंगा ताकि फिर कोई गलती न हो। ये बहुत ही नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, हमारा स्रोत यहाँ उस भागते हुए इंसान के सामने एक और दीवार खड़ी कर देता है। स्रोत कहता है भविष्य काल चिंता का विषय है। मतलब भविष्य चिंता का विषय है और ये इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। हम बीते हुए कल के पछतावे से बचने के लिए आने वाले कल की शरण लेते हैं। और वहाँ क्या मिलता है? वहाँ हमें एक अलग ही तरह का दानव इंतजार करता हुआ मिलता है। अच्छा, यहाँ मुझे थोड़ा रुक करना इस बात पे सवाल उठाना होगा, थोड़ा पुशबैक देना होगा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। अगर कोई श्रोता इस चर्चा को सुन रहा है तो उसके मन में ये तर्क आ सकता है कि भविष्य के बारे में सोचना तो हमारे अस्तित्व के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना? लाजमी सा सवाल है। अगर हम कल के लिए बचत नहीं करेंगे, अपने करियर की दिशा तय नहीं करेंगे, या फिर अगर कोई छात्र अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी नहीं करेगा तो जीवन कैसे चलेगा? सही बात है। क्या इस तरह की योजना प्लानिंग को सिर्फ चिंता का विषय कहकर खारिज करना एक तरह की गैर जिम्मेदारी नहीं है? स्रोत इसे इतने नेगेटिव रूप में क्यों देख रहा है? देखिए, बहुत ही वाजिब तर्क है और यहीं पर अर्थ का अनर्थ होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। हमें ना 2 चीजों के बीच का अंतर समझना होगा। कौन सी 2 चीजें? भविष्य की योजना बनाना यानी प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, और भविष्य में मानसिक रूप से जीना यानी लिविंग इन द फ्यूचर। इन दोनों के बीच का बारीक लेकिन बहुत गहरा अंतर है। अच्छा, तो प्लानिंग करना गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं। योजना बनाना एक व्यवहारिक कर्म है,
जब एक छात्र किताब खोलकर पढ़ता है तो वो एक वर्तमान क्रिया है, वो आज में मौजूद रहकर कुछ कर रहा है। हाँ, वो तो प्रेजेंट मोमेंट का एक्शन हो गया। एग्जैक्टली लेकिन चिंता तब शुरू होती है जब वो छात्र किताब बंद करके ये कल्पना करने लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे। तो ये बात योजना बनाने की नहीं है, बल्कि उन परिणामों को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की है जो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। बिल्कुल, और क्योंकि हम उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए वो नियंत्रण खोने का डर ही चिंता बन जाता है। इसे अगर हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये कैसे काम करता है? न्यूरोलॉजी के नजरिए से बात और भी साफ हो जाती है। इंसान का दिमाग अनिश्चितता से यानी अनसर्टेनिटी से बिल्कुल उसी तरह नफरत करता है जैसे वो किसी शारीरिक खतरे से करता है। फिजिकल थ्रेट की तरह। जी, जब हम भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते हैं, जैसे कि कोई आर्थिक मंदी आने वाली है या किसी रिश्ते में दरार आ सकती है, तो हमारा दिमाग ये अंतर नहीं कर पाता कि ये खतरा केवल हमारी कल्पना में है या सच में हमारे सामने खड़ा है। यानी दिमाग को लगता है कि कोई असली जंगली जानवर हम पर हमला करने वाला है, जबकि वो जानवर सिर्फ हमारे विचारों की उपज होता है। बिल्कुल सही। और इस काल्पनिक खतरे के जवाब में हमारा दिमाग शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है। वो फाइट और फ्लाइट मोड। हाँ, हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, मांसपेशियां तन जाती हैं, सांसें छोटी हो जाती हैं। बाप रे। हम एक ऐसे खतरे से शारीरिक रूप से लड़ रहे होते हैं जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व ही नहीं है। यही कारण है कि स्रोत भविष्य को सीधे तौर पर चिंता का विषय कहता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा बायोलॉजी के लेवल पे डर पैदा करती है। एग्जैक्टली। और हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, जिसे हम हसल कल्चर कहते हैं, जहाँ हर कोई हमेशा फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भाग रहा है, वो असल में पूरी की पूरी आबादी को एक न खत्म होने वाली जैविक घबराहट में ढकेल रही है। ये व्याख्या उस खालीपन और बेचैनी को बहुत अच्छी तरह समझाती है जो अक्सर हम सब महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब हमारे सामने जो तस्वीर उभर रही है वो काफी डरावनी है। डरावनी है? मतलब अगर कोई व्यक्ति भूतकाल की तरफ देखता है तो वहाँ वो सिर्फ पछतावे की फिल्म को एडिट करने की नाकाम कोशिश कर रहा है और दुख पा रहा है। सही कहा। और अगर वो घबराकर भविष्य की तरफ दौड़ता है तो वहाँ अनिश्चितता का कोहरा है जो उसके शरीर को रसायनों से भरकर घबराहट और चिंता में डाल रहा है। ये तो एक तरह से दोहरी कैद हो गई। आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। बिल्कुल। तो फिर इंसान का दिमाग जाए तो जाएगा। इस मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और यहीं पर वो सबसे गहरा मोड़ आता है जो इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। हाँ, स्रोत का तीसरा वाक्य। जी, जब इंसान समय के इस जाल यानी बीते कल और आने वाले कल के बीच पूरी तरह से थक जाता है, तब स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभासी समाधान प्रस्तुत करता है। जी हाँ, स्रोत का तीसरा बिंदु जो कहता है जो युद्ध में है वही खुश है। सच कहूं तो जब मैंने इस बात पर पहली बार गौर किया तो ये मुझे पूरी तरह से बेतुका लगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पर हम युद्ध, संघर्ष या किसी भारी काम को दुख और तनाव का पर्याय मानते हैं ना। दुनिया का हर इंसान शांति चाहता है, वो चाहता है कि कोई संघर्ष ना हो। हाँ, हम सब वेकेशन पे जाना चाहते हैं। वही तो फिर यहाँ युद्ध जैसी हिंसक और थका देने वाली चीज को खुशी के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? इसे समझने के लिए मैं एक आधुनिक परिवेश की कल्पना करना चाहूंगा। मैं वो आधुनिक परिदृश्य जरूर सुनना चाहूंगी कि आप इसे कैसे देखते हैं। कल्पना कीजिए किसी बहुत ही महंगे और फेमस रेस्टोरेंट के मुख्य शेफ की। शुक्रवार की रात के 8 बज रहे हैं और पूरा रेस्टोरेंट खचाखच भरा हुआ है। हाँ, पीक आवर्स। बिल्कुल। रसोई के अंदर का नजारा किसी महासंग्राम से कम नहीं है। चारों तरफ से लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं, कई चूल्हों पर एक साथ आग जल रही है, बर्तन खड़क रहे हैं, बहुत तेज शोर है और एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है। बिल्कुल एक वॉर जोन की तरह। बाहर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि इंसान कितने भारी तनाव और नर्क में जी रहा है। ये सचमुच एक युद्ध का मैदान है। एक ऐसा माहौल जहाँ कोई भी इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से टूट सकता है। लेकिन अगर हम उस शेफ के दिमाग के अंदर चल रही प्रक्रियाओं को स्कैन कर सकें तो हमें बहुत ही अलग कहानी देखने को मिलेगी। वो कैसे? उस भारी शोरगुल और दबाव के बीच वो शेफ इस बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा होता कि कल मैंने सूप में नमक ज्यादा क्यों डाल दिया था। यानी पास्ट का कोई पछतावा नहीं। बिल्कुल। और ना ही वो ये सोच रहा होता है कि अगले महीने इस रेस्टोरेंट का किराया कैसे चुकाया जाएगा। यानी फ्यूचर की कोई चिंता नहीं। एग्जैक्टली। उस शेफ का पूरा अस्तित्व, उसकी सारी मानसिक क्षमताएं सिर्फ और सिर्फ उस एक क्षण में, उस वर्तमान काम में सिमट जाती हैं। उस रसोई के युद्ध में लड़ते हुए उसके काम करने की गति में एक ऐसी लय होती है, एक ऐसा गहरा सुकून होता है जो शायद उसे छुट्टी वाले दिन सोफे पर खाली बैठकर कभी नहीं मिल सकता। ये उपमा एकदम सटीक है और ये तंत्रिका विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करती है। कौन सा सिद्धांत? उस शेफ की जो मानसिक अवस्था है उसे आधुनिक मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट सुना है इसके बारे में। हाँ, जब स्रोत में युद्ध शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो उसका मतलब किसी राजनीतिक लड़ाई या खून खराबे से नहीं है। यहाँ युद्ध एक रूपक है, एक मेटाफर है। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से सक्रिय होने का। बिल्कुल, अपने काम में इतनी गहराई से डूब जाने का कि आपके आसपास की दुनिया और यहाँ तक कि समय का बोध भी मिट जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम किसी बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम में उलझे होते हैं तो हमारे दिमाग के पास भूत और भविष्य में जाने की फुर्सत ही नहीं होती? बिल्कुल यही बात है और इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही अद्भुत है। हमारे दिमाग में एक नेटवर्क होता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। डीएमएन? अच्छा, जब हम खाली बैठे होते हैं, जैसे आपने शुरुआत में रविवार की शाम का उदाहरण दिया था, तो ये डीएमएन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। और इस नेटवर्क का मुख्य काम ही है हमें अतीत की यादों में ले जाना या भविष्य की कल्पनाओं में भटकाना। यही वो मशीन है जो पछतावा और चिंता पैदा करती है। बाप रे, मतलब जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब हमारा दिमाग असल में अपने सबसे खतरनाक रूप में काम कर रहा होता है। एकदम सही। लेकिन जब इंसान किसी ऐसे काम में उतरता है जो उसकी पूरी एकाग्रता और कौशल की मांग करता है, जब वो जीवन के युद्ध में उतरता है, तो दिमाग के पास इतनी ऊर्जा नहीं बचती कि वो इस डीएमएन को चालू रख सके। ओह, तो स्विच ऑफ हो जाता है। हाँ, एक प्रक्रिया होती है जिसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं, जहां दिमाग के वे हिस्से अस्थायी रूप से शांत हो जाते हैं जो आत्ममूल्यांकन, समय की गणना और चिंता के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये तो कमाल है। जब आप वर्तमान के संघर्ष में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो वो मशीन जो आपको दुख दे रही थी वो सचमुच स्विच ऑफ हो जाती है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका मतलब है कि असली खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाजार से खरीद सकते हैं या किसी शांत पहाड़ पर बैठकर पा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ये तो एक रासायनिक और मानसिक शांति है जो केवल तब मिलती है जब आप अपने सामने खड़ी चुनौती का पूरी ऊर्जा के साथ सामना कर रहे हो, जब आप कर्म कर रहे हो। सही कहा। यहाँ युद्ध का मतलब है वर्तमान में किया गया कर्म। हाँ। जब आपके कौशल और आपके सामने की चुनौती के बीच एक सही संतुलन होता है, तब आप पूरी तरह से आज और अभी में जीवित होते हैं। और यही बात इस पूरे स्रोत के सार को एक बहुत ही मजबूत ढांचे में पिरो देती है।
हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही जगह रह सकता है। एग्जैक्टली। वो या तो बीते कल की फिल्म को एडिट करने की कोशिश में दुखी होगा, या आने वाले कल के कोहरे में रास्ता खोजने की कोशिश में डरेगा, या फिर वो उस काम में पूरी तरह से लीन हो जाएगा जो अभी उसके हाथ में है। और जब आप अपने कर्म के युद्ध के मैदान में होते हैं तो पछतावे और चिंता के लिए आपके भीतर कोई जगह ही नहीं बचती। हाँ, वो डीएमएन तो बंद ही हो गया ना। बिल्कुल। वर्तमान के साथ ये संपूर्ण जुड़ाव ही वो एकमात्र अवस्था है जिसे हम सच्ची खुशी कह सकते हैं। खुशी उस काम के खत्म होने में नहीं है, बल्कि उस काम को करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से खो जाने में है। ये चर्चा हमारे सोचने के पूरे ढांचे को पलट कर रख देती है। हम अपनी पूरी जिंदगी ये सोचकर बिता देते हैं कि हम आज मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि कल हम आराम कर सकें। हाँ, वो रिटायरमेंट वाला सपना। वही ना, हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई बिल नहीं चुकाना होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा, और तब हम समुद्र के किनारे बैठकर एक संपूर्ण खुशी महसूस करेंगे। पर वो होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम उस पूरी तरह से निष्क्रिय आराम को खुशी मान बैठते हैं। लेकिन ये स्रोत हमें याद दिला रहा है कि वो निष्क्रियता ही असल में वो जगह है जहां से सारी मानसिक बीमारियां, सारी चिंताएं और सारे पछतावे जन्म लेते हैं। खालीपन कोई इनाम नहीं है, वो एक जाल है। एकदम सही। जो लोग जीवन की परेशानियों से और अपने कर्मों से भागने की कोशिश करते हैं वे अक्सर खुद को और भी बड़े मानसिक भंवर में फंसा लेते हैं। क्योंकि आप काम से तो भाग सकते हैं, लेकिन आप अपने उस दिमाग से कैसे भागेंगे जो खाली होते ही आपको समय की उस खतरनाक यात्रा पर ले जाएगा। ये बहुत गहरी बात है। इसलिए समाधान पीछे हटने में नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर उस युद्ध को स्वीकार करने में है जो जीवन ने आपके सामने रखा है। वर्तमान क्षण की चुनौती को स्वीकार करना और उसमें अपना 100% देना, यही भूत और भविष्य के द्वारा दिए गए घावों का इकलौता और सबसे कारगर इलाज है। ये सचमुच एक बहुत ही प्रभावशाली और गहरी समझ है। एक ऐसा स्रोत जो दिखने में सिर्फ 3 साधारण पंक्तियों का था, उसने हमारे सामने मानव मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और जीवन जीने की कला का पूरा ब्लूप्रिंट खोल कर रख दिया है। बिल्कुल। अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम बिंदुओं को समेटें तो हमने देखा कि भूतकाल एक ऐसी रिलीज हो चुकी फिल्म है जिसे दोबारा एडिट करने की कोशिश सिर्फ दिमागी हताशा और दुख पैदा करती है। हाँ। भविष्य एक ऐसा अनिश्चित कोहरा है जिसके बारे में सोचने मात्र से हमारा शरीर बेवजह के खतरों से लड़ने के लिए अलार्म बजाने लगता है। वो फाइट और फ्लाइट। और इस मानसिक भूल भुलैया से निकलने का एकमात्र दरवाजा वो फ्लो स्टेट या वो वर्तमान का युद्ध है, जहां पूरी तरह से सक्रिय होने पर हमारा दिमाग समय यात्रा करना बंद कर देता है और हमें उस काम में ही एक अजीब सी शांति और खुशी मिलती है। इस पूरी यात्रा ने ना बहुत सी जटिल परतों को खोला है, लेकिन किसी भी गहरी चर्चा का अंत सिर्फ कुछ निष्कर्षों पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि हम इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस स्रोत से निकले एक बहुत ही नए और शायद थोड़ा बेचैन कर देने वाले विचार की ओर जाएं। एक ऐसा विचार जो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नए संदर्भ में रख दे। अरे ये तो बहुत ही रोमांचक होगा। वो कौन सा विचार है जो इस स्रोत की गहराई से निकलता है, लेकिन अब तक हमने उस पर बात नहीं की? देखिए, हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी जिस एक चीज के पीछे भागते हैं उसे हम शांति का नाम देते हैं। हाँ, पीस ऑफ माइंड। हमारे लिए शांति का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जहाँ कोई शोर ना हो, कोई काम ना हो, किसी तरह का कोई संघर्ष या चुनौती ना हो, बस एक पूर्ण विराम। हाँ। लेकिन आज हमने जो कुछ भी समझा है उसके आधार पर एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। कैसा सवाल? अगर इंसान के दिमाग की संरचना ऐसी है कि खालीपन उसे भूत और भविष्य के तनाव में धकेल देता है, और अगर उसके सबसे सच्ची और गहरी खुशी केवल वर्तमान के किसी युद्ध या संघर्ष में पूरी तरह से लीन होने में है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम जिंदगी भर शांति समझकर खोज रहे हैं वो असल में शांति नहीं बल्कि सिर्फ एक खोखलापन है? ओह, ये तो बहुत ही गहरा विरोधाभास है। मतलब हम जिस मंजिल की तरफ भाग रहे हैं वो मंजिल असल में हमारे दुख का कारण है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस संघर्ष से, जिन जिम्मेदारियों के युद्ध से हम लगातार भागने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये हमारी खुशी के रास्ते में रुकावट है, क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक उन्हीं संघर्षों के बिल्कुल बीचों बीच हमारी असली खुशी छुपी हुई हो? माय गॉड, क्या हमारी शांति की पूरी परिभाषा शुरू से गलत रही है? ये विचार तो दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देने वाला है। मतलब हम पूरी जिंदगी आराम और सुकून के नाम पर एक मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं, जबकि हमें सिर्फ अपने सामने खड़े वर्तमान के काम में अपने हथियार उठाने की जरूरत है। बिल्कुल। ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो एक बार दिमाग में बैठ जाए तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। और शायद यही इन 3 छोटी पंक्तियों का सबसे बड़ा और असली उद्देश्य है, हमें ये याद दिलाना कि खुशी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें पहुंचना है, बल्कि ये वो तरीका है जिससे हम अपनी आज की चुनौतियों का सामना करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी एक सवाल के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इस विचार को अपने साथ ले जाइएगा और कभी फुर्सत के पलों में जब दिमाग फिर से समय की उस यात्रा पर जाने लगे तो खुद से पूछेगा कि क्या हम जिंदगी की चुनौतियों से भागकर किसी खोखली शांति की तलाश कर रहे हैं, या हम अपने वर्तमान के उस युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं जहां हमारी असली खुशी हमारा इंतजार कर रही है। विचार कीजिएगा।